बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे आलमी इदारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने पाकिस्तान में बार बार सैलाब के आने पर एक रिपोर्ट जारी कर दी है। कई वजूहात को सैलाब की बुनियाद करार दिया है। सैलाब की वजूहात क्या हैं बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी नुमाइंदा इस्लामाबाद अक्सा खालिद, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि महकमा बल्दियात सिंध में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 से 24 के दौरान अरबों रुपए के टेंडर्स खिलाफे ज़ाब्ता जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सेलरा, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रुख करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर गैर कानूनी तौर पर जंगलात की कटाई करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस स्कैंडल में सीनियर अफसरान समेत दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उसकी सिफारिश की गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगिश। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आलमी इदारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने पाकिस्तान में बार बार सैलाब के आने पर एक रिपोर्ट जारी की है। कई वजूहात को सैलाब की बुनियाद भी करार दिया है, जैसा कि गैर कानूनी लकड़ी की कटाई, ईंधन की बढ़ती तलब और चरागाहों का दबाव जंगलात की तबाही सैलाब की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान में कुदरती जंगलात का रकबा सिर्फ 5% रह गया है, जो कि एशिया में सबसे कम है। रिपोर्ट में मजीद क्या वजूहात सामने आई हैं, तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा इस्लामाबाद अक्सा खालिद ने। अक्सा, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में जंगलात की शरह कितनी है और ये क्यों खतरनाक हद तक कम होती जा रही है? देखिए, हमेशा से हम बात करते हैं सैलाब के बारे में, ठीक है। सैलाब आ गया, उसके बाद हमने क्या एक्शन लेना है। इससे पहले जिस तरह हम हर बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं ना, इसी तरह सैलाब भी एकदम तो नहीं आ जाता है। और हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया, जिस तरह लानिनिया का जिक्र किया। आज हम एक और वजह लेकर नाज़रीन के सामने आए हैं कि जी आलमी इदारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने जो है पाकिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक एक और रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको पता है फरजाना के रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी लकड़ी की कटाई, इसी के साथ हुकूमती पॉलिसियों की कमज़ोरी जो है वो सैलाब का जो है वो बाइस बन रही है पाकिस्तान के अंदर। इसी के साथ सबसे ये बहुत बड़ी वजूहात है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में कुदरती जंगलात का रुकबा जो है वो इस वक्त सिर्फ 5% रह गया है, यानी कि पूरे एशिया में सबसे कम जंगलात जो है वो हमारे पास हैं। और इसी के साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 1992 से लेकर अब तक 19 बड़े सैलाबों का जो है सैलाबों को हमें फेस करना पड़ा है और इसी के साथ उसमें बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं, मईशत भी तबाह हुई है हमारी। और इसी के साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में कुदरती जंगलात का रकबा तो 5% रह गया है, लेकिन एशिया में भी सबसे कम है। लेकिन 2001 से लेकर 2023 के दौरान तकरीबन 10,000 जो है वो हेक्टर जंगलात ख़त्म किए गए हैं। अच्छा, यानी कि एक होते हैं कि जंगलात नेचुरल डिज़ास्टर्स का जो है वो सामना कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर जंगलात की कटाई की गई है, लकड़ी की कटाई की गई है, जिसकी वजह से इतना लॉन्ग पीरियड है अक्सा 2001 से लेकर 2023 तक, तो इतने बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई की गई है, किसी की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, यहाँ पे WWF ने भी हुकूमती पॉलिसियों को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया है कि जो आए दिन ही हुकूमती पॉलिसियाँ चेंज हो रही होती हैं। और आपको बहुत बेहतर पता है कि शुमाली इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, जहाँ पर भी जो भी पॉलिसी आयद की जाती है उसको प्रॉपर तरीके से तो फॉलो किया ही नहीं जाता। अब आप देख रही होंगी कि जंगलात की कटाई को, लकड़ी की कटाई को मना किया गया होगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के मकीम या फिर वो लोग जो लकड़ी की कटाई करते हैं हमें रिश्वत दे के जंगलात की कटाई करते हुए दिखाई भी देते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। और अच्छा, ये हमने जैसा कि अब जो सूरत हाल है, जिस तरह से सैलाब आ रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। खास तौर पे अगर KP की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो इन जैसे इलाकों के अंदर तो जंगलात जो है तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह सामने आई है? बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा में या फिर शुमाली इलाके जितने भी हैं, यहाँ पर ज़राई शहरी दोनों ही जो है ना तरह के नुकसान हमें देखने में सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ियारत और सनोबर के जंगलात आपको पता है एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं
सदियां लगी हैं उनको खड़ा करने में, हाँ। वो भी तबाह हो चुके हैं। हम थोड़ा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि सैलाबों से कितनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मुतासर हुई हैं, ताकि हमारे पास फैक्ट बेस्ड बात आ जाए। देखिए 1992 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान में 19 बड़े सैलाब आए हैं, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या हुआ है, तकरीबन 10,600 लोग अपनी जानों से गए हैं। इट्स अ मैक्सिमम फिगर। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि तकरीबन पूरे मुल्क को 30 अरब डॉलर का जो है वो उससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और 2010 में आपको पता है एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसमें तकरीबन 2000 अमवात हुई। उसके बाद 9.7 तकरीबन डॉलर का हमें नुकसान हुआ। 2022 का सैलाब एक बहुत बड़ा सैलाब था, और आज भी 2025 के सैलाब से जो है वो उसके साथ उस सैलाब को रखा जाता है, तो तकरीबन 9.7 डॉलर का नुकसान हुआ। इसी के साथ 2025 में अब तक केपी के गिलगित बल्तिस्तान में 700 लोग अपनी जानों की बाजी हार चुके हैं। और अभी ज़रूरी तौर पर कितना नुकसान होगा, हमारी मईशत को कितना नुकसान होगा, ये कैलकुलेशंस अक्टूबर के बाद निकलेंगी, क्योंकि मानसून जो है वो सितंबर में भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने ज़ियारत के सनोबर के जंगलात की बात की, उसकी तबाही के असरात तो खैर हम देख ही रहे हैं। अगर उनकी बहाली की बात की जाए तो कितना वक्त लगेगा उनकी बहाली में? देखिए जंगलात सनोबर के और ज़ियारत के यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि वो तबाह हो चुके हैं, ठीक है। उसकी बहाली में तकरीबन सदियाँ लगी हैं, ठीक है। एक जंगल एकदम तो शजरकारी के थ्रू तो खड़ा हो नहीं जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये बहुत पुराने और नायाब जंगलात थे जिनकी प्रॉपर कटाई की गई है हुकूमत की इजाज़त के साथ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्लू हमें मिलता है कि अगर हमारी हुकूमत ही एक्शन नहीं ले रही तो हमारे जंगलात कहाँ बचेंगे? आप बताएंगे, हमारे जंगलात तो फिर रहेंगे ही नहीं। और ये दो जंगलात जो हमारे पास सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, मिट्टी को दरार लाने से बचाते हैं, ये तो अब रहे ही नहीं है। तो शजरकारी तो इतना हेल्प आउट कर ही नहीं सकती अब हमें। तो जंगलात की कमी और ये बार बार आने वाले सैलाबों के दरमियान क्या ताल्लुक है, किस तरह से हम इनके ताल्लुक को जोड़ सकते हैं? देखिए WWF की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि बार बार जो सैलाब आ रहे हैं वो लकड़ी की कटाई की वजह से आ रहे हैं। गैर कानूनी लकड़ी की कटाई है जो कि रिश्वत दे के की जा रही है। अब वहाँ के जो मुकीम हैं उनको वहाँ पे रोका नहीं जाता, क्योंकि उसके पीछे भी एक माफिया है। आपको बहुत बेहतर आइडिया है कि वहाँ पे ज़मीनें किस तरह से सेल आउट होती हैं, और फिर वहाँ पे लोगों को जो है ना वो बेनिफिशरी के तौर पर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। फिर ईंधन की बढ़ती हुई तलब, यानी कि फ्यूल प्रोवाइड करने वाली जो चीज़ें हैं, लकड़ी ऑब्वियसली वन ऑफ देम है, कोयला है, ठीक है। इसी के साथ मज़ीद चीज़ें हैं, तो लकड़ी एक सस्ते दाम भी बिक जाती है, मिल जाती है, तो फिर इसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ जो है ना वो हुकूमती पॉलिसियाँ और विद इन द माफिया बैठा हुआ है जो कि इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहा है और आगे बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जंगलात नहीं रहे, और उसकी वजह से जब दरख्त कटते हैं तो सैलाब आते हैं। पानी की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी पानी की तो वो नदी नालों में जाके शामिल हो जाता है, और वो जो है वो बराह रास्त नदी नालों में शामिल होता है, और फिर इस तरह से सैलाब आते हैं। अक्सर अब तो जो पेशन गोइयाँ की जा रही हैं, अब तो ये कहा जा रहा है कि ये सैलाब बार बार आएंगे, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें पाकिस्तान की तो 1992 से लेकर 2025 तक कितने बड़े सैलाबों का सामना करना पड़ा है हमें, और उनके नुकसानात क्या थे? देखिए मैंने अभी भी आपको पहले भी हमने ब्रीफ किया कि 1992 से 2025 तक 19 बड़े सैलाब आए हैं, ठीक है, जिसमें 2010 का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में। इसी के साथ 2022 और 2025 का सैलाब का जिक्र किया गया है, यानी कि विद इन कंट्री जो अभी हम मानसून बारिशों की वजह से सैलाब फेस कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 2010 में जब फ्लड आया था तो तकरीबन 20 मिलियन अफराद जो है उससे मुतासर हुए थे, यानी कि हमारी हमारी आधी आबादी जो है वो उससे मुतासर हुई। 2000 से ज़्यादा अमवात हो गई, $10 के करीब हमें जो है वो मईशत को हमारी नुकसान हुआ, जिससे हमारी GDP ग्रोथ ही रुक जाती है ही कितनी 4 some point something है, तो वो जब GDP ग्रोथ ही रुक गई तो फिर मुल्क ने क्या ही तरक्की करनी है, और सैलाब को रिकवर करते भी एक वक्त कहा जा रहा है कि कई स्पेल आने के इम्कानात अभी भी जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिशों के नए स्पेल आएंगे, बारिशें होंगी तो सैलाब आने के खतरात हमारे पास मौजूद ही रहेंगे। हम अगर रमा बरस की बात करें 2025 की, तो इसके हालिया मानसून में कितने अफराद मुतासर हुए हैं और किन इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? सबसे ज़्यादा जो असरात हुए ना फरजाना वो शुमाली इलाकों में हुए, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान KPK के इलाकों में
700 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 5000 लोग जो है वो इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं। अब तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत से आने वाले वक्तों में इसके मज़ीद इफ़ेक्ट जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। तो जंगलात की तबाही से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में जो इजाफा हो रहा है, क्या हमारे पास इसका कोई डेटा और रोकथाम का कोई जामे प्लान मौजूद है? देखिए, पाकिस्तान में ना सैलाब से बचने का जो तरीका अब WWF ने निकाला है, उनका तो ये कहना है कि हमें जो है वो आप अपने साथ मिलाएं, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स। उन्हें पता है कि जंगलात की अगर आप कटाई हो चुकी है, अब कितने जंगलात बच गए, तो उन्हें साथ शामिल किया जाए। उनका ये कहना है कि नेशनल जो है वो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग डाटा को जो है वो फ्लड रिस्क प्लानिंग में शामिल किया जाए। जाहिर है जब फ्लड रिस्क प्लानिंग में उसे शामिल किया जाएगा, जब एक डाटा हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मौजूद होगा, तो हमें आसानी होगी। इसी के साथ उनको ये कहना है, उनका ये भी कहना है कि कम्युनिटी को शामिल किए बगैर कोई भी आप डिसीजन मेकिंग ना करें, बिकॉज यू आर नॉट द एक्सपर्ट्स। और आप विद इन द फॉरेस्ट क्या चल रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, आप नहीं जानते। और पानी को किस तरह से डाइवर्ट करके जंगलात की तरफ करना है, ये भी वो बेहतर जानते हैं। तो ये उनका कहना है। फिर ये जो WWF के मुताबिक पाकिस्तान में जंगलात की तबाही हुई है, इसकी बड़ी वजूहात कौन सी बताई हैं उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो WWF का जो कहना है वो ये है कि गैर कानूनी लकड़ी की कटाई हो रही है। बार बार इस बात का रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि जब लकड़ी की कटाई हो जाएगी तो क्या पत्ते बस सैलाब को तो नहीं रोक सकते, जाहिर है। तो जब लकड़ ही कट जाएगी तो जंगलात तो मेंटेन रहेंगे ही नहीं। और हम सब जानते हैं कि दरख्त जो है वो अपने रूट्स के थ्रू लकड़ी और रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करता है, वहीं से फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और पानी जब जंगलात के अंदर या दरख्तों के अंदर एब्जॉर्ब होगा तभी तो सैलाब रुकेंगे, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा। इसके साथ ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है, अगेन लकड़ी की कटाई हो रही है और फिर उसे फ्यूल मेकिंग में यूज किया जा रहा है, आग जलाने के लिए यूज किया जा रहा है। कटाई हो रही है, उतनी तेजी से तो शजरकारी मुहिम नहीं चलाई जा रही। तो क्या ये जो शजरकारी मुहिमात हैं ये पुराने जंगलात की कमी को पूरा कर सकती हैं किसी तरह से भी? देखिए, शजरकारी जो है ना वो एक आप कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। लोगों को ले जाकर जो है वो दरख्त लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि दरख्त लगाने में और फिर दरख्त के बड़े होने में सदियों गुजर जाती हैं। और यही बार बार WWF का भी कहना है कि ज़ियारत और जो है ज़ियारत के जो जंगलात हैं वो सदियों से नायाब जंगलात हैं जो कि इतने बढ़ चुके हैं कि वहाँ पर पानी की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है। लेकिन शजरकारी महमात के जो है वो फौरी तौर पर तो हम नहीं कह सकते हैं, इट विल टेक टाइम और इट विल टेक ईयर्स, और तब तक तो सैलाब पे सैलाब ही आते चले जाएंगे, तो शजरकारी उस तरह से इनपुट नहीं दे सकती है। अच्छा, WWF कहता है कि हमें साथ लेकर चलें, तो उसने मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए क्या कोई सिफारिशात दी हैं? बिल्कुल, WWF की जानिब से जो है वो खदशा ही नहीं सिर्फ दिखाया गया या इनपुट किया गया, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं और हम इसे आगे किस तरह लेके चले। उनका ये भी कहना है कि बैनुल अक़वामी क्लाइमेट की जो फंडिंग्स हैं उसे रेस किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है वो जो हमारे जंगलात डिस्टर्ब हुए हैं उनको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाया जाए। इसी के साथ नेशनल जो है वो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्हांस किया जाए, जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है। और फिर ये भी कहा गया है कि बाकायदा तौर पर कानून नाफिज किया जाए। ऐसा कानून ना हो कि जी लकड़ी की कटाई से मना किया गया और वहाँ पे अगले दिन ही लकड़ी की कटाई हो रही हो, बाकायदा फाइन्स के साथ या फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जहाँ पर लकड़ी की कटाई ना हो सके। अच्छा, अक्सर नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग डाटा को फ्लड रिस्क प्लानिंग में शामिल करना क्यों ज़रूरी है, मुझे सिर्फ ये बताएं। देखें, इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जो अपडेट्स हैं, जैसा हम कहते हैं कि NDMA के पास जो है वो हमारी बारिशों की अपडेट्स होती है, इसी तरह फॉरेस्ट किस तरफ जा रहा है उनके रूटर्स जो है उनके रूटर्स पे प्रॉपर अपडेट्स होती हैं, तो वो अपडेट्स हमें वहाँ से ही मिलेंगी कैलकुलेटिव फॉर्म में। तो जब हमारे पास अपडेट्स होंगी, सिस्टम इन्हांस होगा, तो हमारे लिए ये हो जाएगा कि हमने डाइवर्जेंस किस तरह से बनानी है, पानी को किस तरफ डाइवर्ट करना है कि हम नेचुरल डिज़ास्टर से बच सकें। ठीक है, तो पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती मंसूबे जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने मौसर हैं?
देखिए, पाकिस्तान के अगर हम अभी हुकूमती मंसूबों की बात करें तो हुकूमती मंसूबों में जो है एक बहुत बड़ा बहरान चल रहा है। एज़ पर कोई भी प्रॉपर इक़दाम नहीं किए जा रहे, कोई भी कानून नाफिज नहीं किए जा रहे जिससे जो है वो हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकें। यही देखने में ये इसके साथ क्लाइमेट चेंज को आग लगने का बाइस भी करार दे दिया जाता है। जब मार्गिला की पहाड़ियों में आग जो है वो लग जाती है तो उसके बाद ये बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब तक ऐसा नहीं है, आम लोगों की रसाई भी है वहाँ तक, जंगलात के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हुकूमत को पता ही नहीं है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट दैट फैक्टर। तो फिर अगर फौरी तौर पर इक़दामात ना किए गए अक्सा, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किस किस्म के खतरात लाहिक हो सकते हैं? देखिए, अगर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम ना किया गया तो सैलाब की प्रेडिक्शंस तो हमारे सामने हैं। 2025 का सैलाब ये भी कहा जा रहा है कि 2022 की टक्कर का होने वाला है। तो ऑब्वियसली बड़े सैलाबों और लैंडस्लाइडिंग के लिए फिर हमें तैयार होना पड़ेगा कि हमें अपनी जो है वो जानों से भी जाना है, ऐसे के साथ हमने अपनी मईशत भी तबाह करनी है, हमने अपनी GDP ग्रोथ भी तबाह करनी है। जो हम लोग थोड़ा सा जो है वो सेटल डाउन हुए हैं और डेवलपिंग की तरफ गए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमें फिर माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हमें तबाहकारियों की तरफ जाना है। तो अक्सा, क्या आम शहरी जो है वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब से बचाव के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, शजरकारी के जिस तरह से प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम फरजाना, तो शजरकारी का प्रोसेस एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और आम शहरी इसमें इनपुट ले सकता है। ये जो है ना वो हुकूमती इक़दामात में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन आम शहरियों के लिए जिस तरह शजरकारी होगी, फिर इसी के साथ लकड़ी का कटाव हो गया, इससे बचने के लिए, या फिर एक कंप्लेंट बॉक्स ही हो गया कि अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आप उसकी कंप्लेन कर सकें। फिर इसी के साथ ईंधन के मुतबादिल बनाने होंगे, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हम ईंधन के मुतबादिल लेके आए, तो आम शहरी अपना रोल प्ले उन तमाम चीज़ों में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, अगर हम दरख्त काटेंगे तो ज़मीन सवाल भी करेगी और उसका जवाब भी खुद देगी, क्योंकि कुदरत का इंतकाम कभी भी खामोश नहीं रहता है। अब आपको लिए चलेंगे महकमा बल्दियात सिंध, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 से 24 के दौरान अरबों रुपए के टेंडर्स खिलाफ ज़ाब्ता जारी किए गए हैं, जबकि सुपरा कवानीन की बात की जाए तो उसके मुताबिक $10 मिलियन से ज़ायद मालियत के जो टेंडर्स होते हैं उनके लिए बैनुल अक़वामी मुसाबकती नीलामी लाजमी होती है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची शाहिद हुसैन सेलरा। शाहिद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि महकमा बल्दियात सिंध में इन बेज़ाब्तियों की नौइयत क्या रही है और क्या ये बद इंतज़ामी है या फिर हम इसे करप्शन कहेंगे? देखिए, जो शकूक व शुबाहत का इजहार किया गया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, उसमें तो करप्शन भी कह रहे हैं और बेज़ाब्तगी भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर शकूक व शुबाहत का इजहार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद बार जो खामियाँ थीं उन खामियों को दूर करने के लिए दस्तावेजी जो सबूत थे वो मांगे गए, लेकिन उसके बावजूद नज़रअंदाज किया गया। ना डायरेक्टर की तरफ से ना ही महकमा बल्दियात की तरफ से किसी किस्म का जवाब दिया गया कि जो खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर्स जारी किए गए थे उसकी असल वजूहात क्या थी। क्योंकि कानून के मुताबिक दो इशूज़ हैं, एक तो ये कराची में टेंडर जारी किए गए, दूसरा हैदराबाद में टेंडर जारी किए गए, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है। उसके हिसाब से जो बैनुल अक़वामी कंपनियाँ थी, उस बोली या ऑक्शन का जो प्रोसीजर होता है, तरीकाकार होता है, उसमें बैनुल अक़वामी कंपनियाँ भी हिस्सा लेती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। अब उनको बुलाया क्यों नहीं गया, उनको इस टेंडर में शामिल क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन जो लोकल कंपनियां, उनको टेंडर जारी कर दिया गया और उसमें 5 अरब रुपए की एक जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़्यादा करप्शन हुई है मुबैना तौर पर। उसके अलावा जो हैदराबाद का प्रोजेक्ट है उसमें भी इसी तरह की करप्शन सामने आई है। हालांकि जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो अपना कानून है, उस कानून के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद कोई डायरेक्टर जो है टेंडर जारी नहीं कर सकता कानून के मुताबिक। अगर जारी करेगा तो उसमें जो है वो बोलियाँ देनी पड़ेगी, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल कंपनियाँ शामिल होगी। लेकिन इन दोनों मनसूबों में बताया गया है कि किसी किस्म की जो है वो टेंडर जारी नहीं किया गया और उनकी अदम दिलचस्पी थी अगर किसी बैनुल अक़वामी कंपनी की, तो उसकी वजूहात भी ऑडिटर जनरल को नहीं बताएगी कि वो कंपनियां बाहर की जो थी वो आई क्यों नहीं है। अब जो माली साल 2023 और 24 के दौरान की जो करप्शन है, 4 अरब 67 करोड़ रुपए का जो टेंडर था वो बताया गया कि खिलाफ ज़ाब्ता जारी किया गया। यहाँ कुछ ही फासले पर एक प्रोजेक्ट है कुरंगी कारजवे का, वहाँ पर पुल तामीर होनी थी, उसमें लोकल कंपनी को जो है वो टेंडर जारी कर दिया गया। उस रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी कंपनी को बुलाया ही नहीं गया। इसके अलावा जो हैदराबाद का प्रोजेक्ट है उसमें भी जो चीफ इंजीनियर हैं
उनको जो मंजूरी कानून के मुताबिक है, जो कवानीन है उसके मुताबिक 10 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट है ये, उसमें उन्होंने भी जो है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, उन्होंने 4 अरब 68 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए। अच्छा। जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। अब उसमें हैदराबाद के प्रोजेक्ट में एक जो 45 अरब रुपए का अलग से 3 जो छोटे छोटे टेंडर जारी किए गए हैं वो भी बताया गया है कि खिलाफ ज़ाब्ता थे। और उसमें जो उन्होंने बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये जो खिलाफ ज़ाब्ता कोई मतलब मामूली रकम तो है नहीं, कई अरबों के हिसाब से जो है खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर्स जारी किए गए हैं, तो फिर इन टेंडर्स की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? कानूनी हैसियत तो यकीनन जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा, क्योंकि जो कानून है उस हिसाब से तो उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर जारी किए हैं। उसमें तहकीकात हो, तहकीकात के बाद फिर पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार था। बाकी जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए हैं उसके मुताबिक करप्शन हुई है, बदइंतज़ामी है या दीगर मसाइल है, उसमें वाज़ेह तौर पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है। जानबूझ के ये एक मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है फिर तो। रिपोर्ट के एक पैरा में इसी किस्म का एक जुमला लिखा गया है कि जो अच्छा। जवाब भी नहीं दिया जा रहा और दूसरी कंपनी को बुलाया नहीं गया और एक मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुबैना तौर पर ये अमल किया गया है। ये ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ये हमारी सिर्फ ये कही बात नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अक्टूबर 2024 में भी जो है ये मामला जो इंतजाम है उनके सामने उठाया गया था, लेकिन मुतअद्दिद बार यकीन दहानी के बावजूद भी इस किस्म की जो शिकायत हैं, जो खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर जारी किए जाते हैं जिसमें अरबों रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उनको जो नज़रअंदाज किया जाता है। फिर अगली बार जब प्रोजेक्ट के लिए कोई भी टेंडर जारी किया जाता है, इसी तरह निचली सतह का अफसर जिसके पास खुद इख्तियार नहीं होता कि वो 10 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का कोई भी टेंडर जारी कर सके, वो अरबों रुपए की मालियत का टेंडर जारी कर देता है। टेंडर जारी करने की असल वजूहात भी जो है वो नहीं बताई जाती। अच्छा शाहिद, चले मुझे ये बताएं, अभी आप कोरंगी कॉजवे पुल की बात कर रहे थे, तो उस मामले में मुकामी टेंडर क्यों दिया गया है? उसकी कोई खास वजह सामने आई? नहीं, उसके लिए भी उनका ये कहना है कि हमें जो बुनियादी तौर पर लगता है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि 2 सफ़ात पर 3-4 पैरा अलग अलग हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें वजूहात जो लगती है कि किसी मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया है। अब मखसूस कंपनी किसी आम जो कंट्रैक्टर की नहीं हो सकती। यकीनन जो कंट्रैक्टर्स हैं उसमें जो बोली में जो शामिल किए गए हैं उसमें 3 एक जगह पर हैं, 12 एक जगह पर हैं, और उन 3 में से जो कंट्रैक्टर्स हैं उन्हीं को ही ठेका दिया गया। यानी कि बाहर से कोई दूसरा जो कंट्रैक्टर था, जो बैनुल-अक़वामी कंट्रैक्टर हो सकता है, जो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है तरक्याती काम कर सकता है, उसको इनवाइट ही नहीं किया गया। तो उसमें शकूक व शुबहात ये भी ज़ाहिर किए गए हैं कि जो फ़ायदा पहुंचाया गया है वो मखसूस कंट्रैक्टर को पहुंचाया गया है जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। उसके लिए चूँकि जो फोरम्स हैं, सूबाई मामले में अगर इस तरह की बेज़ाब्तगी की तहकीकात हो तो सूबाई एंटी करप्शन महकमा करता है, उसके बाद फिर कोई दूसरा इदारा करता है तो वो फिर नैब है। लेकिन नैब और अब तक जो है इस जो इतलात हैं हमने इसमें जब मालूमात लेने की कोशिश की, अब तक क्या कोई ऐसी इमरजेंसी थी या इदारे की जानिब से कोई इमरजेंसी दिखाई गई थी जिसकी वजह से मुकामी टेंडर किया गया था? देखें, जो प्रोजेक्ट है वो कुरंगी काजवे की रोड अभी भी तामीरात जारी है। कहा तो जाता है कि ये 6 महीने में, 4 महीने में या 2 साल में बन जाएगा। 10-10 साल वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं होते। तो अगर इमरजेंसी होती है तो फिर प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी जल्दी होना चाहिए। हाँ। जब अगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं वो टेंडर्स जब शामिल होती हैं, उसके बाद फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर भी लेती हैं तो फिर वो अपने जो मियाद होती है उस मियाद के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम मुकम्मल कर लेती हैं। जो लोकल कंपनियां हैं, जिसमें आपने देखा रेडलैंड यूनिवर्सिटी रोड का हो, वो भी एक तवील अरसे से पेंडिंग है। इसके अलावा ग्रीन लाइन के मंसूबे हों या ऑरेंज लाइन के मंसूबे हों, वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट के हैं ये तो एक अलग किस्म के थे, क्योंकि कुरंगी जो कयूमाबाद से कुरंगी की तरफ रोड आने जाने वाले रोड हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक पूरा दिन जाम रहती थी। उस रोड को जो है वो चौड़ा करने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जारी किए गए, लेकिन वो रोड आज तक और पुल जो है जिसके लिए अरबों रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर जारी किए गए वो मुकम्मल नहीं हो सका है। इस तरह हैदराबाद से भी हमने मालूमात ली हैं। हैदराबाद के जो 3 अलग अलग प्रोजेक्ट पे टेंडर जारी किए गए हैं वो भी काम बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका है। कई जगहों पर काम अब तक शुरू भी नहीं हो सका है। यानी कि 2022 और 23 के जो टेंडर्स हैं उनमें 2025 में भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो आप यकीनन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इमरजेंसी का दावा अगर कोई किया भी जा सकता है तो फिर वो कैसे पूरा हो सकता है कि जल्दबाजी में आप कॉन्ट्रैक्टर को जो है ठेके दे दिए गए। तो बिल्कुल, ये जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो इंतजामिया को तो बारहा याद दहानियां करवाई गई हैं, उसके बावजूद देखा जाए तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला। इतनी सुस्ती, लापरवाही किस लिए दिखाई जा रही है?
देखिए, बुनियादी तौर पर ये सिंध में मामला अक्सर आता है सामने। वो जैसे एक मिसाल बड़ी फिट होती है जी, अजब करप्शन गजब कहानी वाली, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे वहाँ इस तरह की मुबैना बेज़ाब्तगी सामने आती है। तहकीकात करने के लिए कोई इदारा नहीं है, और उसके बाद फिर चूंकि लगातार जो है जिस तरह की हुकूमत और जिस तरह की अपोजिशन है, तो उनके सामने भी अगर इसी किस्म की कोई शवाहिद जाते हैं तो वो भी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते, इस तरह की कार्रवाई नहीं करते जिसमें नजर भी आएगा अगर किसी इदारे में कोई करप्शन हुई है या किसी ने कोई माली बेज़ाब्तगी की है तो उसके खिलाफ कोई तहकीकात हो, या अगली बार जब कोई टेंडर जारी हो तो इस तरह उसको बचाया जा सके इस तरह की करप्शन से, बदनुमानी से, तो वो नहीं होता। और इसी तरह जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी इज़हार किया है, और दीगर महकमों में भी हम देखते हैं तो यही सूरत हाल देखने में आती है कि या तो किसी बड़ी शख्सियात की आशीर्वाद होती है, जिस तरह के ठेकेदार या उसके बाद फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, या फिर जो है सूबाई हुकूमत के खुद करता धरता है। अच्छा शाहिद, मुझे ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 5 अरब से ज़ायद के टेंडर्स की तकनीकी तौर पे मंजूरी दी थी, जबकि उनके इख्तियारात की बात की जाए तो सिर्फ 10 करोड़ के इख्तियारात थे उनके पास। तो ये इस किस्म की जो काम सामने आया है, इसको क्या कहेंगे आप? देखें, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बार बार कहा है कि जो इख्तियारात से तजावुज़ किया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से, उसमें कमज़ोर इंतज़ामिया की तरफ उन्होंने निशानदेही की है कि कमज़ोर इंतज़ामिया है। अब इंतज़ामिया कमज़ोर कैसे हो सकती है, क्योंकि 17-18 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो फिर इंतज़ामिया कमज़ोर कैसे हो सकती है, इस पर जो है सवाल उठाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि अगस्त में और अक्टूबर में भी ये मामला उठाया गया था कि खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को नज़रअंदाज किया गया है। अब ऑडिटर जनरल की तरफ इसमें मैं खासतौर पर तशवीश का इजहार किया गया है कि बार बार एक ही नोयत की शिकायत आना ये मामले के लिए तशवीश का बायस है, क्योंकि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों जो अफसरान खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर जारी कर रहे हैं और क्या इसमें करप्शन हो रही है या किसी और की माँ पर इस तरह जो चीज़ सामने आ रही है। तो 3 जो टेंडर हैं, तीनों टेंडर जो हैदराबाद के हैं उसमें भी शकूक व शुबात जारी किए गए हैं, इजहार किया गया है। और इसके अलावा जो कुरंगी काजवे रोड के ऊपर पुल की तामीरात का टेंडर था, उस पर भी जो दूसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उस पर भी शकूक व शुबात का इजहार किया गया है। यानी कि दोनों टेंडर जो है वो हैदराबाद के हों या कराची के, इसमें मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी है। बात जैसे आपका यही कहना है कि जिस तरह गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट यकीनन इस मामले को देख सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर इतने बड़े प्रोजेक्ट के जो है वो टेंडर ऐसे कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से जारी कर नहीं सकता आजकल के ज़माने में, क्योंकि जो लेकिन शायद जब एक अफसर बार बार इख्तियारात से तजावुज़ करता है तो उस पर कौन सी अथॉरिटी कार्रवाई करने की जिम्मेदार होती है? फिर गवर्नमेंट के अपने भी तहकीकात के इदारे हैं, अपने तौर पर भी इंटरनल कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है। सूबाई एंटी करप्शन भी इस मामले में तहकीकात कर सकती है, क्योंकि जब लगातार इस तरह की शिकायत आती रहती हैं तो उसमें नैब भी एक्टिव होकर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नैब भी आजकल जिस तरह के हालात हैं उसमें काफ़ी जो है वो उस तरह एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह शिकायत मसूल हो रही है मुख्तलिफ टेंडर्स के हवाले से, क्योंकि जहाँ पर काम तरक्याती हो रहे हैं और अगर वो खिलाफ ज़ाब्ता कहीं जल्दबाजी में या जल्दी की सूरत में टेंडर जारी भी किए जाते हैं तो काम बर वक्त मुकम्मल भी होना चाहिए, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ, अरबों रुपए के टेंडर जारी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब ताख़ीर होगी तो उसमें उसकी मालियत में इजाफा हो जाता है, तो फिर कोई ना कोई इदारा ऐसा होगा जो मॉनिटरिंग करे या उसकी तहकीकात करे कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है और क्यों बर वक्त काम मुकम्मल नहीं हुआ, और इतनी जल्दबाजी में जब ये टेंडर जारी किए गए थे तो फिर उसमें काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, काम होना चाहिए था, उस हवाले से अब तक जो है कुछ हो नहीं सका। हमने हुकूमती जो अहदेदार हैं उनसे इस मामले में भी जो पूछने की कोशिश की गई है कि हुकूमत की ईमा पर ये टेंडर जारी किए गए हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी मर्जी से कर देते हैं, उस बारे में जिस तरह उन्होंने ऑडिटर जनरल को नज़रअंदाज किया बार बार जो शिकायत के बावजूद, तो उन्होंने हमें भी इस मामले में नज़रअंदाज किया, नहीं बताया कि एक वजह क्या थी। लेकिन जब हम इन टेंडर्स की ग्राउंड पर जाते हैं, तहकीकात करते हैं कि काम वाकई मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, तो आज भी कुरंगी काजवे रोड जो है उसका पुल तमीर नहीं हो सका है और 2024 के लेकिन शायद हमने देखा है कि ये तमाम बेज़ाब्तियां पिछले ऑडिट साल में भी सामने आ चुकी हैं। अगर पिछले साल भी सामने आई हैं, इस साल भी सामने आ चुकी हैं, तो फिर इनके ऊपर अब तक कोई इस्लाही इक़दाम क्यों नहीं लिया गया है? देखिए, जो बड़े ओहदे हैं उनमें यकीनन किसी न किसी आशीर्वाद वाला ही अफसर जो है तैनात किया जा सकता है, अदरवाइज़ किसी की इतनी जुर्रत होती नहीं कि बड़े पैमाने पर वो खिलाफ ज़ाब्ता काम भी करें और उसके बाद फिर ओहदे पर तैनात भी रहे। यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी की पुश्तपनाही और उनकी आशीर्वाद शामिल होती हैं जब भी जो है इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अगर मैं फिर आपकी जो है वो नज़र दौड़ाऊँ इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर, जो माजी में हमने इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग की है, तो उसमें लगता ये है कि जैसे ऑडिटर जनरल सारे
मामला की निशानदेही करते हैं और फिर हाईलाइट भी करते हैं कि इस मामले को जांच करने वाले इदारे जांच करें, इस सारे मामले के ऊपर एक शॉर्ट आंसर मुझे बस दे दीजिए। मुझे ये बताइए, हर चीज के लिए कोई ना कोई कवानीन बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी सुपरा कवानीन मौजूद हैं और उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो बैनुल अक़वामी नीलामी जरूरी है। तो ऐसे कवानीन की जब खिलाफ वर्जी की जाती है उस पर क्या सजाएं हैं या जुर्माने कोई मुतय्यन किए गए हैं इस हवाले से? देखिए, सेपरा कन्वेंशन के मुताबिक वो उनको इख्तियार ही नहीं कि वो इस तरह के टेंडर जारी कर सकें। उसके लिए अगर कोई खिलाफ ज़ाब्ता कोई कार्रवाई होती है या कोई टेंडर जारी किया जाता है तो हुकूमत के पास खुद इख्तियार आते हैं कि वो उनको ओहदे से हटाए और उसके बाद जो मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ जो तहकीकात हो सके। लेकिन ये 2022, 23, 24 और 25 जारी है, तो इन अफसरान के खिलाफ भी किसी किस्म की अब तक कोई तहकीकात नहीं की गई, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, बल्कि अपने ओहदों पर मजीद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, अब सवाल है कि क्या इन बेज़ाब्तियों पर वाकई कोई कार्रवाई होगी या हस्बे रिवायत ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? फैसला आप पर छोड़ते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा ही अहम मामला आपके सामने लेके आए हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की गैर कानूनी तौर पर कटाई की जा रही थी और इसमें जंगलात के अपने ही अफसरान मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। सूबाई हुकूमत ने 72 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है, जबकि दूसरी तरफ महकमा जंगलात में हलचल मच गई है और मजीद इस कार्रवाई को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। इस सारे मामले में तफसीलात जान लेते हैं पेशावर मुमताज़ बंगी से। मुमताज़, ये बताइए, क्या सिर्फ 6 फॉरेस्ट गार्ड्स और 1 रेंज ऑफिसर को कुर्बानी का बकरा बनाकर असल माफिया को बचाने की कोशिश हो रही है? तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी फरजाना, आपको याद होगा इस स्कैंडल का जो इंकशाफ था वो हमने इसी प्रोग्राम में चंद माह पहले कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत हरकत में आ गई थी और बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। तो उस इंक्वायरी की रोशनी में उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उसको तब्दील किया गया, बाद में एक और सेक्रेटरी आ गए। तो उस सेक्रेटरी के बारे में ये बताया जा रहा है कि चूंकि उस वक्त निगरान हुकूमत का दौर था तो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला और जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे वो चूंकि भाई थे, तो इसलिए इस दौरान ये जो कटाई का जो सिलसिला था ये शुरू हो गया था। कोई पूछने वाला उस वक्त नहीं था। तो इसमें अब हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है इस खबर की रोशनी में वो ये है कि 72 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यानी 72 ऐसे मुलाजिमीन हैं फॉरेस्ट के जो जंगलात की बेदरग कटाई में बराह रास्त मुलव्वस पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बाकायदा तौर पे महकमा एंटी करप्शन को भी कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और बाकायदा तौर पे ड्राफ्ट चार्जशीट भी तैयार कर ली गई है। लेकिन अब जो अहम चीज़ है वो ये है कि इब्तिदाई तौर पर जिस तरह आपने कहा कि चीफ फॉरेस्ट गार्ड और एक रेंजर ऑफिसर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वो क्लास 4 मुलाजिम होते हैं। अगर जंगलात की कटाई होती है तो बेशक उनका कुछ ना कुछ वो होगा ज़रूर कि वो उस पर नज़र ना रखे, लेकिन जब तक ये इस तरह से नहीं हुआ है कि चोरी छुप के जंगलात की कटाई हुई है, बल्कि ये कटाई जो है बाकायदा तौर पे एक पॉलिसी के तहत हुई है जिसको इन लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी और वुड लॉट की पॉलिसी का नाम दिया था और उसके तहत ये जंगलात जो हैं वो काटे गए थे। जंगलात को तो काट के रख दिया ना। तो हम ये भी देख रहे हैं कि माफिया अब ये भी कोशिश कर रहा है कि जो कटा हुआ लाखों क्यूबिक फीट टिम्बर है उसे गैर कानूनी तौर पर रिलीज कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या रियासती इदारे इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? जी बिल्कुल, अब चाहिए था कि जो लकड़ी काटी गई है और जो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है उसको फौरी तौर पर उसकी नीलाम करनी चाहिए, उसको ऑक्शन करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि जो माफिया उस पर इन्वॉल्व है कम से कम ये लकड़ी उनको ना मिले। ये अगर उनको मिले भी तो ऐसे रेट पे मिले कि जो सरकारी रेट से काफ़ी ज़्यादा हो और जो ओपन टेंडर के जरिए ये लकड़ी बेची जाए। अब तो जो जंगलात काटने थे वो तो कट गए, अब वो तो वापस नहीं मिल सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इस लकड़ी की टेंडर में भी काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए और फिर उन लोगों को कि जो अगर वो क्लास 4 है तो क्लास 4 को, अगर वो अफसर है, अगर वो कंजर्वेटर है, चीफ कंजर्वेटर है, तो सबको इसकी सजा होनी चाहिए।
बिला तफरीक की सज़ा होनी चाहिए और फिर उन ब्यूरोक्रेट्स को भी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिन्होंने ऐसे गलत फैसले किए कि जो आज इस इंक्वायरी का बायस बने हैं। आज जब इंक्वायरी बनती है और बाकायदा तौर पर यह होता है कि कुछ लोगों को इसलिए सज़ा होनी चाहिए कि वो इस मामले पर खुश रहे, चुप रहे, और कुछ लोगों को इसलिए सज़ा होनी चाहिए कि वो इसमें बराह रास्त मुलविस पाए गए, और कुछ लोगों को इसलिए सज़ा होनी चाहिए कि वो माफिया के साथ मिले हुए हैं। जिस तरह से आप जब ये सारी चीजें सामने आ कि चित्राल और हजारा में लकड़ी के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जंगलात तो जो कटने थे वो तो कट चुके हैं, लेकिन वो बड़े ज़खायर जो मौजूद हैं उन पर गैर कानूनी कब्जा भी किया गया है, तो क्या हुकूमत अब इस हवाले से कोई अमली इकदाम नहीं कर रही है ताकि उसका कब्जा वापस लिया जाए? असल में शायद हुकूमत जो है इस इंक्वायरी के इंतज़ार में है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा तो उसके बाद ही वो होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसका इंक्वायरी के साथ ताल्लुक इसलिए नहीं है कि वो जो काटा गया है, जो इस वक्त टिम्बर की शक्ल में वो लकड़ी वहाँ पे मौजूद है, उसको सबसे पहले उसको टिकाने लगाया जाए ताकि हुकूमत को जो मुनाफा उससे आना था वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को आए और किसी की जेब में ना जाए। बिल्कुल। और फिर उन जंगलात की कटाई में जो लोग मुलविस थे, जो बराह रास्त हैं, जो बिलवास्ता तौर पे हैं या बिलावास्ता तौर पे हैं, उन सबको सजा मिल जाए। जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक जो फारिस की सूरत हाल है, जो इसके अफसरान हैं, जो इनके एहलकार हैं, वो इसी तरह से वो काम करते रहेंगे और वो जो बड़ा माफिया है चूंकि वो उनको बचाता रहेगा तो इसलिए उनको डर नहीं होगा। जब डर नहीं होगा तो फिर फारिस का यही हाल होगा। आपने देखा फरजाना, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के वाकयात होते हैं, यहाँ पे जो बारिशों का सिलसिला है, क्लाइमेट चेंज जो है बुरी तरह से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो गया है। पहले हम जंगलात को काटते हैं, बाद में हम क्लाइमेट चेंज को सारा का सारा जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कसूरवार तो असल में हम ही हैं। एग्जैक्टली बिलियन ट्री सुनामी के तहत अगर 1 अरब दरख्त लग भी जाए, लेकिन उसको इन जंगलात के तनावर दरख्तों में तब्दील होने के लिए कई 1-2 महीने 4 महीने साल नहीं लगेंगे, बल्कि साल चाहिए, कई साल चाहिए। तो अब वो दरख्त जब बढ़ेंगे और फिर इसी जंगलात में जब ये इसी तरह वो जगह लेंगे तो वो कई अगली नस्ल में इस तरह से होगा। ये जंगलात तो ऐसे हैं कि जो हमारी नस्लों से पहले से लगाए हुए थे, अब अगर इन जंगलात को इसी तरह से बेदरेख कटाई होती रही तो ये जितनी भी जंगलात जिन इलाकों पे वो तो बिल्कुल बैरन रह जाएंगे। वो तो ऐसे रह जाएंगे कि वहां पे तो कोई तनावर दरख्त बनने के लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। आप एक टाइम पे तो उस तनावर दरख्त को काट लेंगे, लेकिन जब आप उसकी जगह आप बिलियन सुनामी ट्री भी कर लेंगे तो इससे भी ज्यादा लेके आ जाएंगे तो फायदा तो फिर भी नहीं होगा, उसको कई साल लग जाएंगे हमारे क्लाइमेट को चेंज लाने के लिए। जी बिल्कुल। अब मसला ये होगा कि जहाँ जहाँ से दरख्तों की कटाई होगी वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे सिर तफरी के लिए जगह बनाएंगे, फिर हुकूमत को दरख्वास्त देंगे, वो उनको इजाज़त देंगे, हाँ ये ठीक है, ये इलाका तो आप आबाद कर रहे हैं, आप तो काफ़ी काम कर रहे हैं, ये तो आप टूरिज़्म को फ़रोग दे रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि टूरिज़्म को फ़रोग देने से ज़्यादा जंगलात की हिफाजत ज़रूरी है। अगर एक इलाके से जंगलात ख़त्म हो गए तो इसका मतलब है कि वो पूरी उम्र के लिए ख़त्म हो गए। एक जगह एक मुकाम पे अगर वहाँ पे रेस्टोरेंट बन गया तो ठीक है, वो टूरिज्म से जितना भी फायदा हो, लेकिन क्लाइमेट को जितना नुकसान होगा उसकी तलाफी कहीं पे फिर नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जंगलात वाली जगहों को टूरिज्म के मकामात में तब्दील करना, ये न कोई इसकी जस्टिफिकेशन दे सकता है और ना ही दुनिया भर में इसकी कई मिसालें मौजूद है। तो जो जंगलात है उसको जंगलात रहने ये दे। जो गुजारा फॉरेस्ट को डीक्लासिफाई कर दिया गया है और उसको डीक्लासिफाई करके सड़कें, फार्म हाउसेज, होटल्स और रिजॉर्ट्स बनाने का जो मंसूबा है, ये किसके मुफाद में है, जंगलात के या फिर बिल्डर्स के? नहीं, ये तो जंगलात के बिल्कुल मफाद में नहीं है। अगर किसी जंगलात वाले इलाके में कहीं पे रिजॉर्ट बनता है, फार्म हाउस बनता है, रेस्टोरेंट बनता है, सड़कें बनती है, इसका मतलब है कि वहां पे दरख्तों की कटाई होगी। अब फरजाना जो दरख्तों की कटाई जिन इलाकों में हो रही है, ये स्पेसिफिकली कुछ इलाकों को टारगेट किया गया था और इसकी वजह ये थी कि वो इन इलाकों में पहले ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी है उसके तहत ये जंगलात काट देंगे और फिर वो कह देंगे कि चूंकि यहाँ पे जो जंगलात नहीं है, अब फलां शख्स है वो इतने करोड़ रुपए दे रहा है तो ये लीज पे दे देते हैं, वहाँ पे वो एक बड़ा होटल कर ले, नामी गिरामी चूंकि चैन है और वो उस पे माहौलियाती जुराइम के खिलाफ कौमी पॉलिसी हमारी कहाँ है और क्या माहौलियाती तहफ्फुज़ को सिर्फ नारे की हद तक ही महदूद कर दिया गया है क्या? असल वजह यह है फरजाना कि हमारी माहौलियाती पॉलिसी इस कदर नाकिस है कि उसमें जो जंगलात काटता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। उसमें मसला ये होता है कि जंगलात जब काटे जाते हैं तो बेशक वो 1 अरब रुपए के जंगलात काटे हैं, उनको 50,000 या 60,000 रुपए जुर्माना किया जाता है और जो काटी हुई लकड़ी है
वो बिल्कुल मुमताज, ऐसा ही है। जब जंगलात काटेंगे तो जंगलात अपना बदला जरूर लेंगे, और माफिया जब माहौल पर काबिज हो जाए ना तो हर बारिश तूफान बन जाती है, हर दरिया सैलाब बन जाता है, और हर खामोशी एक नए जुर्म को जन्म देती है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।